रेवांश की नौकरी गए 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में उसने 10 कंपनीज में अप्लाई किया था, मगर उसका नाम सुनते ही सब ऐसे फोन काट रहे थे जैसे उससे फोन पर बात करने भर से उनके ऊपर बिजली गिर जाएगी। यहाँ तक कि जिन कंपनीज में वो पहले काम कर चुका था, उनके HR डिपार्टमेंट ने भी उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया था। 1-2 जगह वो पर्सनली इंटरव्यू के लिए भी गया था, मगर रिसेप्शनिस्ट ने उसका प्रोफाइल चेक करते ही उसे 2 टूक जवाब दे दिया था कि यहाँ कोई भी पोजीशन खाली नहीं है। और जब उसने बॉस से मिलने की जिद की तो उसे गार्ड्स के हाथों उठवाकर बाहर फेंकवा दिया गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अचानक सब उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। बेचैनी से वो अपने कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहा था, तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। थैंक गॉड तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कुछ पता चला? सामने कोमल को देखते ही उसने जल्दी से पूछा। मैंने पता किया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, कोमल ने उलझन से जवाब दिया। जो भी है मुझे जानना है। पहले तो बिना किसी रीजन के मुझे जॉब से निकाल दिया गया और अब कोई मुझे जॉब देने को भी तैयार नहीं है। जिसने भी मेरे खिलाफ ये साजिश की है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेवांश से गुस्से से भरते हुए कहा, जितना मुझे पता चला है इस सब के पीछे ट्रेंडी वेयर के मालिक का हाथ है। उसने तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्टेड करवा दिया है एंड दैट्स द रीजन कि अब कोई तुम्हें जॉब देने को तैयार नहीं है। रेवांश, तुमने जरूर उसे या उसके किसी खास को नाराज किया है, तभी उसने तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है। क्या किया है तुमने? कोमल ने फिक्र भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। रेवांश उसका जवाब सुनकर चौंक गया। आर यू सीरियस? मुझे सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं उस कंपनी में काम करते हुए। मैं तो जानता तक नहीं हूँ कि उस कंपनी का मालिक कौन है। उसे या उसके किसी खास को नाराज करने का सवाल ही कहाँ है। जस्ट थिंक केयरफुली। पिछले कुछ टाइम में तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हुआ है या तुम्हारी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है, इस सब के पीछे उसी का हाथ हो सकता है, कोमल ने जोर देते हुए कहा। रेवांश भी सोच में पड़ गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर फिर जैसे उसे कुछ याद आया। वेट अ सेकंड, महिमा। हाँ, उसके सिवाय मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मैंने उसे बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल देने से मना कर दिया था तो उसने मुझे धमकी भी दी थी कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता उसने ये सब करवाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, कोमल ने कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाया। मानती हूँ महिमा बहुत जिद्दी है और अपनी बात पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, पर फिर भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उसकी पहुँच ट्रेंडी वेयर जैसी बड़ी कंपनी के मालिक तक होगी। और फिर किसी को भी नहीं पता कि इस कंपनी का मालिक आखिर है कौन। वो जो भी है बहुत पावरफुल है, वरना ये सारी कंपनीज उसकी बात मानकर तुम्हें ब्लैकलिस्टेड नहीं करती। महिमा के पास अगर ऐसे किसी पावरफुल आदमी का सपोर्ट होता तो अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े से रुपयों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो सागर जैसे बेकार आदमी से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। कोमल की बातों में भी पॉइंट था। सवाल आखिर में फिर वहीं आकर अटक गया कि आखिर ट्रेंडी वेयर के मालिक ने किस बात का गुस्सा रेवांश पर निकाला है। कोमल को अब भी यही लग रहा था कि रेवांश ने जाने अनजाने कंपनी का कोई बड़ा नुकसान किया है या किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जो ट्रेंडी वेयर के मालिक का करीबी होगा। मगर या तो वो उससे ये सच छुपा रहा है या फिर खुद उसे ही इस बात का अंदाजा नहीं होगा। जो भी हो, उसे फिलहाल रेवांश की हालत पर अफसोस हो रहा था। अब किसी और कंपनी में तो तुम्हें जॉब मिलने से रही, तुम हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इनफैक्ट डैड ने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो, मगर तुमने ही मना कर दिया था। अगर तुम कहो तो मैं उनसे दोबारा तुम्हारे लिए बात करूंगी। हाँ, ये सच था कि सूर्य नारायण ने रेवांश को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की थी, मगर वहाँ नौकर बनकर रहना उसे रास नहीं आया था। वो चाहता था किसी भी तरह जल्दी से जल्दी उसकी शादी कोमल से हो जाए और फिर वो उस कंपनी में मालिक की हैसियत से जाए। कोमल सूर्य नारायण की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद जाहिर तौर पर सब कुछ उसके होने वाले पति के नाम ही होने वाला था, मगर फिलहाल जो मुसीबत आन पड़ी थी उसमें उसके पास वहाँ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सच में? कोमल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक्चुअली मैंने यहाँ आने से पहले डैड से बात की थी, वो तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर रखने को तैयार है। तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। मैनेजर की पोस्ट सुनते ही एक पल के लिए रेवांश के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वो उम्मीद कर रहा था कि कोमल उसे अपनी कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन दिलवाएगी, और कुछ नहीं तो कम से कम जनरल मैनेजर की पोस्ट तो वो डिजर्व करता ही था। अपनी होने वाली पत्नी की कंपनी में किसी और के अंडर में काम करना उसे बुरी तरह खल रहा था, मगर मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसने इस ऑफर को भी एक्सेप्ट करने में ही अपनी भलाई समझी, वरना उसे घर पर बेरोजगार बैठने की नौबत आ जाती। सो अपनी नकली खुशी जाहिर करते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रहे हो? शादी के बाद वैसे भी ये सब तुम्हारा ही तो होने वाला है।
कोमल ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने से लगा दिया। उसे अपनी बाहों में भरे हुए रेवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस उसी दिन का इंतजार तो वो भी न जाने कब से कर रहा था। हफ्ते भर बाद एक बार फिर से बेस्ट एम्प्लॉय की अनाउंसमेंट की गई और जैसा कि सबको उम्मीद थी, अपनी परफॉर्मेंस और अटेंडेंस की वजह से इस बार ये टाइटल महिमा को ही मिला। महिमा इस बात से बेहद खुश थी। बेस्ट एम्प्लॉय को न केवल बोनस के रूप में एक अच्छी खासी रकम मिलती थी, बल्कि अगले 3 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही मिल जाती थी। महिमा फिलहाल जहां रह रही थी वो जगह उसके ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए उसे ऑफिस आने जाने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता था। वो ऑफिस के पास ही कोई ऐसी जगह देख रही थी जहां से उसे आने जाने में आसानी हो। काफी खोजबीन के बाद उसे घर मिल भी गया था, मगर वहां का रेंट बहुत ज्यादा था। उस पर भी मकान मालिक ने 6 महीने का किराया एडवांस में भरने को कहा था। महिमा इन पैसों से ये घर रेंट पर लेकर यहीं शिफ्ट होने का सोच रही थी। यहाँ से हॉस्पिटल भी नजदीक था, इस तरह उसे अपनी माँ से मिलने में भी आसानी होती। मगर जब उसने पैसों के लिए बात की तब पता चला कि सारा पेपरवर्क पूरा होते होते करीब 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। उसके बाद ही उसे पैसे मिल पाएंगे। महिमा ये सुनकर थोड़ी निराश हो गई थी। कैंटीन के पास से गुजरते हुए उसने कुछ आवाजें सुनी तो उसके कदम रुक गए। इट्स ओके सपना, किस्मत इस बार महिमा के साथ थी। वैसे भी उसका परफॉर्मेंस हम सबसे अच्छा था। शी डिजर्व्स इट। डिजर्व माई फुट। मुझे तो पूरा यकीन है महिमा ने साहिल के ऊपर जरूर कोई जादू चलाया है। तभी उसने आते ही मुझसे छीन कर बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल उसे दे दिया। तुम मानो या ना मानो, इन दोनों का जरूर आपस में कोई चक्कर चल रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बेस्ट एम्प्लॉय का रिजल्ट आने के अगले ही दिन रेवांश की जॉब चली गई और उसकी जगह साहिल को ये पोजीशन मिल गई। सपना की बात सुनते ही गुस्से से महिमा की मुट्ठियां कस गईं। कैंटीन का दरवाजा धड़ाक की तेज आवाज के साथ खुला और अंदर मौजूद दोनों लड़कियां घबरा गईं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को ऑफिस में इस तरह की अफवाहें फैलाते हुए। सब जानते हैं कि मुझे ये टाइटल मेरे हार्ड वर्क की वजह से मिला है। अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मैनेजमेंट को कंप्लेन कर सकती थी, पर नहीं, यहाँ कैंटीन में बैठकर गॉसिप करना तुम्हें ज्यादा आसान लगा। महिमा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। महिमा, आई एम रियली सॉरी, हम दोनों तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। सपना ने सफाई देने की कोशिश की। किस तरह की बातें हैं ये जिसमें तुम किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रही थी? सपना के पास कोई जवाब नहीं था। उसे चुप देखकर महिमा ने उन दोनों को वार्निंग देने वाले अंदाज में देखा। ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं इस बात को जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर मैंने दोबारा ऐसे कोई बकवास अपने खिलाफ सुनी तो इस बात को मैनेजमेंट टीम तक लेकर जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महिमा ने सख्त लहजे में उन दोनों को वार्न किया। दोनों ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और जल्दी से कैंटीन से बाहर आ गईं। अब तक महिमा का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। ऑफिस का वक्त भी खत्म हो चुका था, सो वो सीधे घर के लिए निकल गई। उसे लगा था रोज की तरह आज भी सागर उसे वहीं कहीं सोफे पर बैठा गेम खेलता हुआ नजर आ जाएगा, मगर आज वो अपनी रोज वाली जगह पर नहीं था। महिमा ने पूरा घर छान मारा, मगर सागर का कहीं पता नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की भी कोशिश की, मगर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान होकर महिमा ने अपना फोन एक साइड फेंका और खुद किचन में आकर डिनर की तैयारी करने लगी। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि अचानक डोरबेल बजने की आवाज आई। हाथ साफ करके दरवाजे तक आने में महिमा को कुछ मिनट लग गए। इतनी देर में दरवाजा पीटने की आवाज आने लग गई थी। आ रही हूँ बाबा। एक तो बिना बताए घर से चले जाते हो और अब 2 मिनट बाहर वेट करने का भी पेशेंस नहीं है तुम में। कहाँ थे तुम? महिमा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मगर सामने का नजारा देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए। भाभी जी नमस्ते। सामने दरवाजे पर शक्ल से ही लोफर लगते कुछ लोग खड़े थे। सबने ही लंबा सा काले रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उनके गले में एक बड़ा सा गमछा भी लटक रहा था। महिमा को चुप देखकर उसने फिर टोका, भाभी जी, सागर भैया कहाँ छुपे बैठे हैं? बाहर बुलाइए उनको। बहुत से हिसाब बराबर करने हैं उनसे, वरना मजबूरन फिर हमें अंदर आना पड़ेगा। महिमा उसकी बात सुनकर अब जाकर होश में आई। ये जरूर सागर के जानने वाले होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद उसे इस तरह के लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप किसी गलत एड्रेस पर आ गए हैं। ये मेरा घर है और यहाँ कोई सागर नहीं रहता। इतना कहकर उसने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक भरपूर हाथ का वार दरवाजे पर हुआ और उसे परे धकेलते हुए वो सारे लफंगे घर के अंदर आ गए। ऐसा है कि हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। हमें अच्छी तरह पता है वो यहीं रहता है। फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़ते हुए वो चिल्लाया, कोना कोना छान मारो बे, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा वो। इसके साथ ही वो सारे लोग पूरे घर में फैल गए और हर जगह की तलाशी लेने लगे। महिमा को उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। कहीं अगर सागर इस बीच यहाँ आ गया तो नहीं, उसका फिलहाल यहाँ से दूर रहना ही ठीक है।
महिमा ने सबकी नजरें बचाते हुए अपना फोन उठाया और जल्दी से मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तुम जहाँ कहीं भी हो अभी घर मत आना, कुछ गुंडे घर में घुस आए हैं और तुम्हें ही तलाश रहे हैं। अगर तुम यहाँ आओगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे ही ये चले जाएंगे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, मगर तब तक के लिए प्लीज यहाँ से दूर रहना। आखिर कहाँ है सागर? उसे यहाँ न पाकर क्या ये गुंडे चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे या महिमा किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? महिमा का मैसेज मिलने के बाद सागर क्या सचमुच घर से दूर रह पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।